हेलो एवरीवन, मैं अजय ओझा आप सभी का एक बार फिर से अजय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है केमिस्ट्री क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है ना। अगर सॉल्यूशन चैप्टर की मैं बात करूं आपको, तो आरबीएससी जो राजस्थान का जो बोर्ड है उसमें ये चैप्टर नंबर 2 है और सीबीएसई में ये चैप्टर नंबर 1 है। पहले सॉलिड स्टेट आता था और सॉलिड स्टेट को आज रिमूव करके किसमें पहुंचा दिया है, क्लास 11 में। तो सीबीएसई में ये चैप्टर नंबर 1 है और आरबीएससी में चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है ना। अगर मैं मार्क के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो आरबीएससी में इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको 3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जबकि सीबीएसई में यहां से 4 नंबर तक का आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना। सॉल्यूशन चैप्टर, अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन है क्या। ठीक है। तो सॉल्यूशन में आपको पता है कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है। ठीक है। और सॉल्यूशन में 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट क्या हो सकते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, ए होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्यूशन। ठीक है। सॉल्यूशन में 2 या 2 से ज्यादा क्या होते हैं, कंपोनेंट, और उनका जो मिक्सचर होता है वो कैसा होता है, होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब कंपोनेंट एक दूसरे में बिल्कुल प्रॉपर्ली मिक्स है, और हेटेरोजीनस होता तो एक दूसरे में प्रॉपर्ली मिक्स नहीं है। ठीक है। अब 2 कंपोनेंट होंगे तो सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी में जैसे ए और बी 2 कंपोनेंट हो गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। और अगर 3 कंपोनेंट होंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, टर्नरी। इसी तरह अगर 4 होंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, क्वार्टनरी सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब सॉल्यूशन में यहां पर 2 चीजें होती हैं आपके पास, एक तो होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, और दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, सॉल्यूशन। ठीक है। सॉल्यूट किसको बोलेंगे, जिसको घोला जा रहा है, जिसको घोला जा रहा है उसको तो बोलते हैं अपन सॉल्यूट। ठीक है। और जिसमें घोला जा रहा है उसको अपन बोलेंगे क्या, सॉल्वेंट। और दोनों के मिक्सचर को अपन क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। बात आ गई समझ में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप शक्कर का पानी बना रहे हो। ठीक है। तो आपकी शुगर तो क्या हो गई, सॉल्यूट। किसको घोलना है, शक्कर को घोलना है, तो शुगर क्या हो गई, सॉल्यूट। ठीक है। किसमें घोलना है, वाटर में, तो वाटर क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट। ठीक है। और दोनों का मिक्सचर क्या बनेगा आपके लिए, शुगर सॉल्यूशन। क्या बनेगा भाई, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है। तो बात आ गई समझ में। जिसको घोल रहे हो उसको तो बोलोगे सॉल्यूट, जिसमें घोल रहे हो उसको बोलोगे आप सॉल्वेंट, और दोनों के मिक्सचर से जो बनेगा वो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। ठीक है। अब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अपन कैसे देखेंगे, देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट की सर्टेन क्वांटिटी में, निश्चित मात्रा में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मैंने सॉल्वेंट को फिक्स कर दिया, सॉल्वेंट मैंने ले लिया 1 लीटर, तो 1 लीटर में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, इसका मेजरमेंट ही हम क्या बोलते हैं, इसको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में यहां अपन लगभग 8 कंसंट्रेशन की टर्म्स पढ़ने वाले हैं, किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। ठीक है। तो पहली टर्म को देखो, पहली टर्म क्या है, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, और इसको इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, परसेंट W/W। ठीक है ना। यानी यहां पर जो सॉल्यूट होगा वो भी किसमें होगा, ग्राम में, और यहां पर जो पूरा सॉल्यूशन होगा उसका भी वजन किसमें होगा, ग्राम में। ठीक है। जब दोनों चीजें ग्राम में हो तो उसको अपन किससे निकालते हैं, मास परसेंटेज से। ठीक है। बात आ गई समझ में। तो देखो इसका फॉर्मूला भी अपन ने लिख रखा है, परसेंट W/W मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, और मास ऑफ सॉल्यूशन ये भी किसमें, ग्राम में, मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंट निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, 100 से। ठीक है ना। तो मास परसेंटेज में आपको सीधे सीधे एक बात याद रखनी है कि जब आपको सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों ही आपको ग्राम में पूछे तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मास परसेंटेज का। इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। ठीक है। इसको शॉर्ट में भी अपन लिख सकते हैं, सॉल्यूट को अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, WB से। सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, WB से। और सॉल्यूशन में तो भाई दोनों ही होगा, सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा, और दोनों से मिलकर ही क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। तो सॉल्यूट को तो अपन ने किससे दिखाया, WB से, और सॉल्वेंट को अपन ने किससे दिखाया, WA से। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंट W/W, WB हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, WB प्लस WA ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। WA किसका है, वेट ऑफ सॉल्वेंट का। अब इस चैप्टर में हमेशा याद रखना आप,
कि जो बी से अपन रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो हमेशा अपन सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे, और ए से जिसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं अपन इस चैप्टर में वो हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, बात आ गई समझ में? आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या दे रखा है आपको, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड टू 500 ml ऑफ वाटर। ठीक है, आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आपको मास परसेंटेज निकालना है किसका, सॉल्यूशन का, और इसके लिए डेंसिटी क्या दे रखी है आपको, डेंसिटी दे रखी है 1.1 ग्राम ml इनवर्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मास परसेंट पूछ रहा है, तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला लिख लो। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, अभी अभी हमने पढ़ा है, किसमें, ग्राम में, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और मास ऑफ सॉल्यूशन भी किसमें आएगा, ग्राम में, मल्टीप्लाई किससे होगा, 100 से। ठीक है, फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं हाफ मार्क्स, इस वजह से आपको फॉर्मूला भी जब भी न्यूमेरिकल आए आपको मस्ट लिखना है। ठीक है, बात याद रखना। अब यहां मास ऑफ सॉल्यूट तो आपको दे रखा है कितना, 11 ग्राम के, 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को आपने 500 ml पानी में घोलकर क्या बनाया, एक सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो आपको सीधा सीधा पता चल गया, यहां से 11 ग्राम है, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन इसने नहीं दिया। ठीक है, इसने क्या दिया है, 500 ml वाटर दिया है, और आपको पता है ml में दिया गया है, जबकि हमको किस में चाहिए, ग्राम में। मास ऑफ सॉल्यूशन भी हमको किस में रखना है, ग्राम में, और इसने इसको निकालने के लिए हमको क्या दे रखी है, डेंसिटी। डेंसिटी से हम क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे, पहले तो आप लिख लो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। पता है भाई हम सबको डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, m इधर से अगर अपन निकालना चाहें तो m बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी से मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, वॉल्यूम का। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, डेंसिटी आपको दे रखी है कितनी, 1.1 ग्राम ml इनवर्स, इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, वॉल्यूम दे रखा है 500 ml, 500 ml। ठीक है, तो ml से ml इनवर्स गया। ठीक है, 500 का गुणा आप 1.1 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 550 ग्राम। अब देखो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन किस में आ गया, ग्राम में आ गया। मास ऑफ सॉल्यूशन को यहां रखेंगे, कैलकुलेशन करके आंसर। ठीक है, तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 11 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 550 ग्राम इंटू 100। ठीक है ना, तो 1 0 से 1 0 गया, 11 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 10/5, यानी मास परसेंटेज कितना आया, 2% W/W। ठीक है, सिंपल है, आंसर आ गया हमारा। अगला देखो वॉल्यूम परसेंटेज, सेकेंड कंसंट्रेशन की टर्म्स, वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसमें वॉल्यूम दे रखा है तो सॉल्यूट भी किसमें होगा, वॉल्यूम में, और सॉल्यूशन भी किसमें होगा, वॉल्यूम में। यानी वॉल्यूम को हम किसमें नापते हैं, ml में, सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स में, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है ना, मीटर क्यूब में। मैं आपको लिख देता हूं, चलो 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है ना, इसी तरीके से 1 लीटर बराबर आप क्या लिख सकते हो, 10⁻³ मीटर क्यूब, और क्या आप लिख सकते हो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और 1 ml इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको थोड़ी सी कन्वर्जन की यूनिट याद रखनी है। ठीक है ना, तो वॉल्यूम हम लीटर, ml या इन जो आपको डिजिट्स दे रखी हैं इसमें हम मेजर करेंगे। ठीक है, तो परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अभी अभी आपको बताया कि सॉल्यूट भी किसमें होगा, ml में या लीटर में, सॉल्यूशन भी किसमें होगा, ml या लीटर में। तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वॉल्यूम परसेंटेज का। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या है कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, यहां डेफिनेशन भी अपन ने लिख रखी है। और सॉल्यूट को जैसा मैंने अभी बताया कि हमेशा हम किस में मेजर करेंगे, बी में। ठीक है ना, और सॉल्यूशन को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम ऐड कर देंगे, और सॉल्वेंट हमारा किससे रिप्रेजेंट हो गया, VA से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट। ठीक है ना, और V भी क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहां से आपका हो गया वॉल्यूम परसेंटेज। अब हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन की टर्म पर चलते हैं।
अगली कंसंट्रेशन की टर्म देखो, मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना। अब देखो मास वॉल्यूम परसेंटेज है तो जो ऊपर वाली चीज है वो मैंने आपको बताया जिसमें दे रखी है वो होगा सॉल्यूट, नीचे होगा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऊपर वेट दे रखा है यानी सॉल्यूशन तो किस में होगा आपका ग्राम में, और नीचे सॉरी सॉल्यूट किस में होगा आपका ग्राम में, और नीचे क्या दे रखा है वॉल्यूम, यानी सॉल्यूशन आपका किस में होगा लीटर में या ml में, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट ग्राम में प्रेजेंट है उसको ही हम क्या बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। समझ में आई बात कि 100 ml आपके पास क्या है सॉल्यूशन, उसके अंदर कितना सॉल्यूट ग्राम में प्रेजेंट है उसको ही हम क्या बोलेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। आगे देखो, और इस टाइप की यूनिट किसमें काम आती है भाई, मेडिसिन और फार्मेसी में काम में आती है। तो आपको पूछ ले कि मेडिसिन और फार्मेसी में कौन सी कंसंट्रेशन की यूनिट काम में आती है, तो आप बताओगे मास वॉल्यूम परसेंटेज काम में आता है, ठीक है। तो वही मास ऑफ सॉल्यूट किसमें ग्राम में, नीचे क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें एमएल में, मल्टीप्लाई हो गया किससे 100 से परसेंटेज के लिए। एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, ये पूछा जा चुका है भाई, एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिर्फ अंतर इतना था 500 ml की जगह वहां पर कितना लिख रखा था 200 ml, ठीक है। बाकी कोई अंतर नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml aqueous solution of 2% W/V NaCl, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, 2% W/V NaCl का सॉल्यूशन बनाना है, कितना बनाना है 500 ml बनाना है, तो उसमें कितने ग्राम NaCl रिक्वायर्ड है उसको बताना है आपको। फॉर्मूला हमारा वही परसेंट मास अपॉन वॉल्यूम। आपको मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है कि ये हम कितना घोलें सॉल्यूशन के अंदर कि हमारा सॉल्यूशन कितना बन जाए 2% W/V का सॉल्यूशन बन जाए, कितना NaCl हम घोलें। तो कुल मिला के क्या बोला है आपसे, मास ऑफ सॉल्यूट आप बताओ। परसेंट W/V दे रखा है कितना 2, तो यहां हमने रख दिया 2। मास ऑफ सॉल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं WB से, तो यहां हमने लिख दिया WB। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 500 ml बनाना है, तो 500 ml लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय किससे 100 से, ठीक है। WB आपको निकालना है, WB बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 500 और नीचे क्या आ जाएगा भाई, ऊपर हुआ 500 नीचे क्या आ जाएगा 100, ठीक है ना। आगे देखो, और ये किस में निकालना है आपको, ग्राम में, सीधी सीधी बात आपको पता है। तो यहां पर 2 जीरो से ये गया, 5 दूना कितना आ गया 10 ग्राम, ठीक है। यानी अगर आपको 2% W/V NaCl का सॉल्यूशन बनाना है तो आपको 10 ग्राम NaCl घोलना पड़ेगा किसमें 500 ml में, ठीक है। डेफिनेशन से भी आप बिना पेन चलाए अगर मैं आपको बोलता कि इसका आंसर बताओ तो कैसे बताते। देखो डेफिनेशन में अभी हमने क्या बोला था कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है हम उसको क्या बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो 2% का मतलब क्या था कि 2 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है किसके अंदर 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। क्या मतलब था 2% का कि 2 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है किसके अंदर 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो 4 ग्राम कितने के अंदर होता 200 ml के अंदर, 6 ग्राम कितने के अंदर होता 300 ml के अंदर, इसी तरह 8 ग्राम कितने में होता 400 ml के अंदर, और 10 ग्राम किस में होता 500 ml के अंदर। समझ में आ गया ना आपको क्वेश्चन भाई। 2% का मतलब क्या है, 2 ग्राम डिसॉल्व है किसके अंदर 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो आपको 500 ml के लिए पूछा है, तो 2 के लिए 100, 4 के लिए 200, 6 के लिए 300, 8 के लिए 400 और 10 के लिए 500। ये आप जनरली आइडिया लगा सकते हो इस तरीके के जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, ठीक है ना। जब आपको अगर न्यूमेरिकल आपको 12वीं क्लास में लिखना है तो आप बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे, फॉर्मूला आपको मस्ट लिखना है। कोई भी न्यूमेरिकल आए फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं और उसके बाद में स्टेप्स भी आपको पूरे पूरे लिखने हैं। न्यूमेरिकल में बटे के बटे नंबर आएंगे। इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाएगा आपको, ठीक है ना। एक ये चैप्टर हुआ, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ और एक आपका हुआ केमिकल काइनेटिक्स। ये तीनों चैप्टर्स में आपको न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, आगे की बात करते हैं अपन। कंसंट्रेशन की टर्म देखो, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना। जब होता क्या है, जब सॉल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में हो एज कंपेयर टू सॉल्वेंट या एज कंपेयर टू सॉल्यूशन की जब हम बात करें तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट का मतलब बहुत ही ज्यादा कम हो, तो हम किस कंसंट्रेशन की टर्म का उपयोग करते हैं ppm का। एक और होता है ppb, उसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन, ppb पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन में क्या आ जाएगा
10 पावर 9, मिलियन में क्या आ जाएगा 10 की पावर 6, ठीक है ना। तो जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, तो इनमें क्या है जो पॉल्यूटेंट है वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा कम, ट्रेस अमाउंट में होता है। ट्रेस का मतलब बहुत ज्यादा कम, तो उसकी वजह से हम कौन सी कंसंट्रेशन की टर्म को यूज करेंगे, पीपीएम को, ठीक है। अब पीपीएम क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6, मिलियन में क्या होता है 10 पावर 6, और अगर आपसे पीपीबी बोला जाए तो आप यहां पर क्या कर दोगे 10 पावर 9, ठीक है ना। अगला देखो, अगली कंसंट्रेशन की टर्म्स है मोलैरिटी। दो होती है, एक तो मोलैरिटी और एक मोलैलिटी, दोनों में डिफरेंस है समझना। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एम से, ठीक है ना। आगे आएगी मोलैलिटी और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से, ठीक है। पहले मोलैरिटी देखो, मोलैरिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन नोन एज मोलैरिटी, ठीक है ना। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, या कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, मोलैरिटी, ठीक है ना। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में, ठीक है। बराबर हमको पता है मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन या मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो मोल की जगह हम मोल का फॉर्मूला रख देते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि मोल का फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन मोलर मास। तो हमने ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट रख दिया, नीचे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट रख दिया। मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, और मोलर मास आप निकाल लोगे, कैलकुलेशन कर लोगे और गुणा किससे कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा, लीटर में, याद रखना, ठीक है ना। अगर ml में दे रखा है तो ऊपर किससे गुणा हो जाएगा, 1000 से, क्योंकि हमको पता है 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1 लीटर में होते हैं 1000 ml, ठीक है ना। तो अगर ml में आपको दे रखा है सॉल्यूशन तो आप ऊपर 1000 से गुणा कर दोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट याद रखना, अगर आपसे डायरेक्ट आधे नंबर में यूनिट पूछ ले तो यूनिट होती है मोल पर लीटर। कई जगह पर आपको मोलैरिटी पर लीटर भी मिल जाएगा, तो इसको भी आप देख लेना, ठीक है। ये वैसे आप याद रखो मोल पर लीटर, क्योंकि ऊपर मोल है नीचे लीटर है, तो लीटर ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला देखो क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 5 ग्राम of NaOH dissolved in 500 ml of solution, ठीक है। तो आपको इसमें क्या निकालना है, मोलैरिटी। तो सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखोगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, किसमें, लीटर में, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपने लिख दिया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। अब सबसे पहले आप देख लो आपको क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको कितना दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 5 ग्राम। मोलर मास आप निकाल सकते हो किसका, NaOH का, साफ साफ आपको दे रखा है, तो आप निकाल लो मोलर मास ऑफ NaOH। एक सोडियम का कितना होता है 23, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है मास 16, और एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 40, ठीक है। तो नीचे रख दो आप 40, आंसर आ जाएगा आपका। मास ऑफ सॉल्यूट 5 अपॉन मोलर मास कितना आ गया 40। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है भाई, वॉल्यूम दे रखा है आपको कितना 500 ml, तो वॉल्यूम की जगह रख दो 500 ml। अभी अभी आपको पता है जब ml में दे रखा है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर किससे गुणा कर दोगे, 1000 से, तो ऊपर गुणा कर दिया आपने 1000 से। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 5 से 5 गया, क्या बचा 1/4, और 1/4 का मतलब 0.25 मोल पर लीटर। ये आ गया आपका आंसर। अगली कंसंट्रेशन की टर्म है हमारी मोलैरिटी। पहले था मोलैरिटी, इस बार है मोलैलिटी, ठीक है ना, जिसको हम डिनोटेट करते हैं स्मॉल m से। पहले समझो इसको क्या है, ठीक है ना। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैलिटी से, ठीक है ना। अब वो यहां पर याद रहे मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, क्या है यहां पर, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको याद रखना है सॉल्वेंट क्या है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो मोल की जगह हम दोबारा से क्या रख सकते हैं भाई, मोल की जगह रख सकते हैं हम मास अपॉन मोलर मास,
तो मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलैरिटी को हम चेंज कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और जो किस में होगा, किलोग्राम में होगा। अगर आपको ग्राम में दे रखा है तो आपको पता है ऊपर किससे गुणा कर देना है, 1000 से, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भाई, 1000 ग्राम। तो अगर आपको मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दे रखा है तो आप ऊपर किससे गुणा कर दोगे, 1000 से। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, ये आपको पूछ रखा है किसमें, आरबीएससी एग्जाम में। ठीक है, देखो 30 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, डिटरमाइन मोलैलिटी ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 100 ग्राम पानी में 30 ग्राम इथेनोइक एसिड उपस्थित है, प्रेजेंट है। तो इस इथेनोइक एसिड के लिए आप मोलैलिटी काउंट करो। तो सबसे पहले आपको पता है क्या लिखना है, जो जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं, फिर आप फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला पुट करोगे, आंसर निकालोगे। तो आपको गिवन वैल्यूज किस किस की दे रखी हैं, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है क्या आपको, अरे दे रखा है भाई, कितना दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट आपको दे रखा है 30 ग्राम, किसका, इथेनोइक एसिड का। तो आपको मोलर मास की भी जरूरत पड़ेगी। तो मोलर मास क्या होगा इथेनोइक एसिड का, मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड। तो इसके लिए आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, 2 कार्बन, तो एथ, COOH के लिए क्या लगाते हो, ओइक एसिड, तो नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। ठीक है ना। अब देखो एक कार्बन के लिए कितने होता है, 12, 3 हाइड्रोजन के लिए 3 ग्राम, एक कार्बन फिर से 12, 2 ऑक्सीजन आ गए, एक के लिए 16 है, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, 32 प्लस 1, जोड़ो, इनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 60 ग्राम मोल इनवर्स। ये किसका मोलर मास आ गया, इथेनोइक एसिड का। ठीक है, तो गिवन वैल्यूज है आपके पास। मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है क्या आपको, बिल्कुल दे रखा है। कितना दे रखा है बताओ, मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 100 ग्राम ऑफ वाटर, और वाटर क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है आपको 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो सारी वैल्यूज आपके सामने, आप मोलैलिटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो मास ऑफ सॉल्यूट रखो आप, कितना दे रखा है आपको, 30 ग्राम, अपॉन मोलर मास आपने निकाल लिया कितना, 60, इनटू वॉल्यूम कितना, मास कितना दे रखा है सॉल्वेंट का, 100 ग्राम। और मैंने आपको बताया लेना किस में था हमको, किलोग्राम में, देख किस में रखा है, ग्राम में। तो ऊपर किससे गुणा हो जाएगा, 1000 का, तो 1000 का ऊपर गुणा कर दो। अब आपके लिए इजी हो गया, 2 0 से 2 0 गई, तीसरी 0 से तीसरी गई। अब क्या दे रखा है, नीचे 6 और ऊपर 30, तो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या दे रखी है, मोल पर किलोग्राम सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट किसमें है, किलोग्राम में। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 मोलैलिटी। ठीक है, अगली जो हमारी कंसंट्रेशन की टर्म है वो है नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या है, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन नोन एज नॉर्मेलिटी। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी में आपको फॉर्मूला देखना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम किस में लेते हैं, लीटर में। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ग्राम इक्विवेलेंट को आप कैसे लिख सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, जब मास में हम इक्विवेलेंट मास का भाग लगा देते हैं तो वही क्या कहलाता है भाई, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने किस में लिया हुआ है, लीटर में लिया हुआ है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। तो ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट मास को समझो पहले। इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालते हैं, जब हम मोलर मास में नंबर ऑफ H प्लस, नंबर ऑफ OH माइनस, या डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी फैक्टर का जब हम भाग लगा देते हैं तो जो मास हमें मिलता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास। आगे बात समझ में, एक तो आपका मोलर मास होता है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, और इक्विवेलेंट मास को कैसे निकालना है, दिए गए H प्लस आयन का नंबर, OH माइनस आयन के नंबर, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी फैक्टर का आप भाग लगा दो तो आपको इक्विवेलेंट मास मिल जाता है। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा, उससे पहले आप यूनिट देखो। यूनिट क्या होती है नॉर्मेलिटी की, ऊपर क्या है ग्राम इक्विवेलेंट, नीचे क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। तो लीटर ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, लीटर इनवर्स। तो यूनिट क्या आ गई, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ठीक है, देखो ऑक्जेलिक एसिड है, ये फॉर्मूला होता है ऑक्जेलिक एसिड का। तो जब हम इसको डिसोसिएट होगा ऑक्जेलिक एसिड तो क्या बनाएगा, COO माइनस, साथ में क्या निकालेगा, 2 H प्लस आयन, क्योंकि एसिड है तो H प्लस आयन को देगा। ठीक है ना। और ऑक्जेलिक एसिड से क्या बना देगा, ऑक्जिलेट, क्या बना देगा भाई, ऑक्जिलेट आयन बना देगा। ठीक है, तो यहां पर इसने कितने H प्लस आयन दिए, 2। तो हम मोलर मास में किसका भाग लगा देंगे, नंबर ऑफ H प्लस आयन कितने दिए इसने, 2। तो मोलर मास में हम किसका भाग लगाएंगे, 2 का। तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। इसका मोलर मास कैलकुलेट करो,
कार्बन कितने हैं 2, तो 2 कार्बन का कितना हो गया 24, 1 का 12 तो 2 का 24। ऑक्सीजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 है ना भाई, 2 यहाँ भी है, तो 6 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 6 कितने 96, 16 6 की 96। और साथ में हाइड्रोजन कितने आपके पास 4 तो ये रहे, 2 दूनी 4, 4 और 2 कितने 6, तो ये हो गए आपके 6 हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब इनको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 126 ग्राम मोल इनवर्स। ये इसका आ गया ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास में किसका भाग लगाएंगे, नंबर ऑफ H प्लस आयन, नंबर ऑफ H प्लस आयन कितने दिए 2, तो 2 का भाग लगाओ, तो ऑक्जेलिक एसिड का जो इक्विवेलेंट मास आएगा वो कितना निकल के आएगा 63। ठीक है, बात आ गई समझ में। इस तरीके से हम इक्विवेलेंट मास को निकालेंगे। अब मैं आपसे बोलूं कि NaOH का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो आपको पता है NaOH डिसोसिएट होके Na प्लस बनाएगा, OH माइनस बनाएगा। अब दिए गए नंबर ऑफ OH माइनस आयन कितने हैं 1, अरे 1 ही तो निकला OH माइनस, तो जब आप इसके मोलर मास में 1 का भाग लगाओगे, मोलर मास में आप 1 का भाग लगाओगे तो सेम ही आएगा, यानी NaOH का जो इक्विवेलेंट मास है और मोलर मास है वो कैसा होगा सेम। ठीक है, तो आपको जो मैंने बातें बताई उनको थोड़ा सा याद में रखना है, जिससे आप इक्विवेलेंट मास को निकाल सकते हो। अब एक आप न्यूमेरिकल देखो नॉर्मेलिटी का, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 250 ml आपके पास सॉल्यूशन है और उसमें आपने 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को घोल दिया है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसकी आप नॉर्मेलिटी बताइए, तो सीधा सीधा पहले आपको फॉर्मूला लिखना है जो हमने ऊपर लिख रखा है, और फॉर्मूला लिखने के बाद आपको वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 6.3 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास अभी हमने निकाला है ऑक्जेलिक एसिड का कितना होता है 63, तो 63 रख दिया हमने, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है भाई 250 ml, हमें किसमें चाहिए लीटर में, तो ऊपर किससे गुणा कर देंगे 1000 से। ठीक है, पॉइंट हटाना है तो पॉइंट के बाद एक संख्या है तो नीचे कितनी जीरो आ जाएगी 1। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई आपकी, 63 से 63 गया आपका, 10/25 क्या आया 10/25, यानी 25 चौका 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.4। और यूनिट क्या दे रखी है ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, या नॉर्मेलिटी लीटर इनवर्स भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां आपका नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कंसंट्रेशन की टर्म्स है हमारी मोल फ्रैक्शन, जिसको हम डिनोटेड करते हैं किससे x से। ठीक है, देखो नाम से ही क्लियर है, मोल फ्रैक्शन यानी किसी सॉल्यूशन के टोटल मोल्स में से जितने भी कंपोनेंट उस सॉल्यूशन में हैं उसमें एक कंपोनेंट का कितना हिस्सा है, दूसरे का कितना हिस्सा है, इसी को हम किससे फाइंड आउट करेंगे मोल फ्रैक्शन से। ठीक है, डेफिनेशन देखो एक बार, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट to the total number of all components present in the solution known as mole fraction, यानी एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं, सपोज 2 कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन है हमारे पास, तो A और B 2 कंपोनेंट है उसमें से। ठीक है ना, तो A का तो कितना रेशियो है, A के मोल्स का कितना रेशियो है, B के मोल्स का कितना रेशियो है, इसी को हम किससे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन से। ठीक है ना, तो मोल फ्रैक्शन में हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन ले लिया जो A और B 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है। A के मोल तो क्या है Na और B के मोल क्या है Nb। ठीक है ना, अब मोल फ्रैक्शन आपको A और B का बताना है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है उसके मोल तो रखोगे आप ऊपर और नीचे रखोगे टोटल सॉल्यूशन के मोल। ठीक है ना, तो A के मोल, हमें A का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो Na क्या है A के मोल, अपॉन नीचे क्या रखोगे टोटल सॉल्यूशन के मोल, और टोटल सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट है A और B, तो A के मोल क्या हो गए Na और B के मोल क्या हो गए Nb। इसी तरह अगर आपको B का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर किसके मोल रखोगे B के, नीचे रखोगे टोटल मोल। ठीक है, और दोनों जो मोल का जो सम है, मोल फ्रैक्शन का सम है, वो किसके बराबर आएगा 1 के बराबर। सेम टू सेम परसेंटेज के मुताबिक अपन देख लेते हैं। जैसे अपन मान के चलें कि किसी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट है, सपोज A B C, और मैं आपसे बोलूं कि तीनों का अगर आप परसेंट निकालोगे तो परसेंट किसके बराबर आएगा, तो आप बोल दोगे 100% के बराबर। भाई A का कितना परसेंट है, B का कितना परसेंट है, C का परसेंट कितना है, तीनों को मिलाओगे तो 100 निकल के आएगा। 4 कंपोनेंट भी हो तो परसेंट कितना निकल के आएगा 100। ठीक है ना, इसी तरीके से जितने भी कंपोनेंट है अगर हम उसके मोल फ्रैक्शन का सम करें तो वो किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। सपोज अगर मैं बोलूं आपसे कि टर्नरी आपके पास सॉल्यूशन है, तो आपके पास XA XB और XC किसके बराबर आएगा
1 के बराबर आएगा, ठीक है ना, याद रखना। उसी तरीके से हम XC निकालने के लिए क्या कर देंगे, ऊपर किसका भाग लगा देंगे हम, NC का, और नीचे हम क्या लिखेंगे, NA प्लस NV प्लस NC। बात आ गई आपको समझ में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या दे रखा है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 60 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल टू 120 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल एंड वाटर। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है कि 120 ग्राम आपके पास पानी है, ठीक है, आपने उसमें 60 ग्राम क्या मिला दिया है, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। मिथाइल दे रखा है यानी एक कार्बन है, CH3OH। मिथाइल अल्कोहल आपने उसमें क्या किया है, डिसोल्व किया है, ऐड किया है, तो आप उसमें दोनों का मोल फ्रैक्शन बताओ। तो पहले हम मिथेनॉल के हम क्या निकाल लेते हैं, मोल, और हम किसके निकाल लेते हैं, वाटर के मोल निकाल लेते हैं। उसके बाद हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना दे रखा है आपको मिथेनॉल का, 60 ग्राम, और मोलर मास आप निकाल सकते हो CH3OH का। निकाल के बताओ भाई, एक कार्बन का 12, 3 और 1 कितने हो गए, 4, और एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो कितना निकल के आया, 20 और 12 कितने हो गए, 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो 60/32। और इसी तरह मोल्स किसके निकाल लो, मोल्स ऑफ वाटर, तो वही मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दे रखा है वाटर का, 120। मोलर मास कितना होता है पानी का, H2O, 2 हाइड्रोजन का 2 और 1 ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया 18। तो 120/18। ठीक है, इन दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल के आप इनको जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल मोल ऑफ फ्रैक्शन। अब इसी तरीके से आप X से निकाल लो, X से समझ लो हम मीथेनॉल को मान लेते हैं, तो X मीथेनॉल, और इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, X वाटर। दूसरा हमारे पास कंपोनेंट क्या है, वाटर। तो ऊपर मीथेनॉल के जब निकाल रहे हो तो ऊपर किसके मोल रखोगे, मीथेनॉल के, ठीक है ना। और जब मीथेनॉल में आप 60 में किसका भाग देते हो, 32 का, तो कितना आ जाता है 1.875। और सेम टू सेम जब आप 120 में 18 का भाग ले देते हो तो कितना आ जाता है 6.667। ठीक है, तो X मीथेनॉल बराबर ऊपर किसके मोल्स रखोगे, मीथेनॉल के। ठीक है, नीचे टोटल मोल करोगे किसके, मीथेनॉल और वाटर के, तो टोटल मोल कर दो भाई 1.875 प्लस 6.667। सेम टू सेम वाटर के निकालना है तो ऊपर किसके मोल रखने हैं बताओ, वाटर के, नीचे क्या, दोनों के मोल को ऐड कर दो 1875 प्लस 6.667। ठीक है, तो जब आप यहां पर जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे तो मीथेनॉल के मोल निकल के कितने आएंगे, 0.22, और जब आप वाटर के लिए मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, 0.78। और जब आप इनको जोड़ोगे तो आपको सीधा सीधा पता है XA प्लस XB किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, यानी 0.22 और 0.78 को जोड़ोगे तो कितना निकल के आएगा, 1। आप एक तरीके से और निकाल सकते हो, आप एक को ही निकाल लो, एक का मोल फ्रैक्शन कर दिया आपने तो दूसरे के लिए आप उसको एक में से घटा दो, आ जाएगा। जैसे हमने मीथेनॉल के निकाले तो मीथेनॉल के कितने आए थे, 22, तो हमको पता है XA प्लस XB बराबर क्या होता है, 1। तो अगर हमको XB निकालना है तो 1 माइनस XA कर दें, तो 1 माइनस XA का मतलब मीथेनॉल के कितने हैं, 0.22, तो 0.22 कर दो तो अपने आप XB के कितने आ जाएंगे, 0.78 आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या टोटल आप निकाल के भी कर सकते हो। ठीक है, हेडिंग है हमारी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, जो सॉल्यूशन है वो हमारे 3 तरीके के हैं, गैसियस सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया और सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब देखो जो कंपोनेंट ज्यादा है ना वो कौन सा होता है, सॉल्वेंट, आप सबको पता है। तो जो कंपोनेंट ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है, तो सॉल्यूशन का नाम उसी के बेस पर होगा। ठीक है ना, जो सॉल्वेंट में ज्यादा है उसी पर कौन डिपेंड करेगा, सॉल्यूशन का टाइप। अगर गैस ज्यादा है तो वो गैसियस सॉल्यूशन है, लिक्विड अगर ज्यादा है तो लिक्विड सॉल्यूशन है, और अगर सॉल्वेंट आपका सॉलिड है तो वो कौन सा सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि एयर किस टाइप का सॉल्यूशन है, या आपको पूछ ले कि आपके अमलगम किस टाइप के सॉलिड्स हैं, या सॉलिड्स जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट कौन है और उसमें सॉल्यूट कौन है, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो गैसियस सॉल्यूशन में पहले देखो हम 3 को डिफरेंट कर लेते हैं, सॉल्वेंट को एक ही रहने देते हैं। तो पहले अगर सॉल्यूट में गैस और सॉल्वेंट में गैस गैस है, यानी गैस गैस का कॉम्बिनेशन है, तो वो कोई भी 2 गैसेस का मिक्सचर हो सकता है। जैसे एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा हो गया, एयर, क्योंकि एयर में आपको पता है बहुत सारी गैसें
हैं और गैसें हैं तो उसमें सॉल्यूट भी गैस में होगी, सॉल्वेंट भी किसमें होगी, गैसियस फेज में, तो सॉल्यूशन ओवरऑल क्या कहलाएगा, गैसियस सॉल्यूशन। अगली बात करते हैं हम कि सॉल्यूट तो क्या हो, लिक्विड, और सॉल्वेंट क्या हो, गैस। जैसे क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद N2 गैस, तो क्लोरोफॉर्म आपको पता है लिक्विड फॉर्म में होता है और नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में। या वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड वेपर होके किस में कन्वर्ट होता है, गैसियस फेज में या गैसियस स्टेट में, तो लिक्विड और गैस दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो यहां पर लिक्विड और गैस दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। सॉल्यूशन का टाइप कौन सा हो गया, गैसियस सॉल्यूशन। तीसरे की बात करते हैं हम, तो तीसरा है हमारा सॉलिड और किसका कॉम्बिनेशन, गैस का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, अब सब्लिमेशन में आप सबको पता है कि ना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट किस में चेंज होता है, गैसियस फेज में। सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, गैसियस फेज में, ठीक है। जैसे कैम्फर हो गया, कपूर हो गया, कपूर डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। उसी तरह आयोडीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, सॉलिड और गैस कॉम्बिनेशन के, ठीक है। अगला देखो लिक्विड सॉल्यूशन में ज्यादा कौन होगा, लिक्विड, बात आ गई समझ में। तो पहला हम कॉम्बिनेशन देखते हैं गैस और लिक्विड का, ठीक है। गैस यहां पर कम होगी, लिक्विड यहां पर ज्यादा होगा। जैसे एयर टाइट आपकी ड्रिंक होती है, जैसे कोक हो गया, CO2 को हाई प्रेशर पर उसमें बढ़ते हैं ना, आप जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, तो वहां पर लिक्विड ज्यादा है, गैस कम है, तो वो किसका सॉल्यूशन टाइप तो क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन का, ठीक है ना। जैसे अमोनिकल वाटर हो गया, अमोनिया है उसमें, ठीक है ना। सोडा वाटर हो गया, तो ये भी एक किसके एग्जांपल है भाई, लिक्विड सॉल्यूशन के, ठीक है। कॉम्बिनेशन किस किस का है, गैस और लिक्विड का। अगला कॉम्बिनेशन देखते हैं हम लिक्विड और लिक्विड का, यानी दोनों चीजें किसमें होंगी, लिक्विड में, लेकिन वो कैसा होगा, सॉल्युबल, ठीक है ना, एक दूसरे में। मिसिबल होगा, मिसिबल का मतलब दोनों एक दूसरे में एग्जैक्टली डिसॉल्व है। जैसे मैं बोलूं वाटर और ऑयल, वाटर और ऑयल, और आपसे बोलूं कि क्या ये एग्जाम्पल है लिक्विड सॉल्यूशन का, तो ये एग्जाम्पल लिक्विड सॉल्यूशन का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है वो मिसिबल नहीं है, यानी एक दूसरे में टोटली मिक्स्ड अप नहीं है, ये इमल्शन का एग्जाम्पल है। आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा इमल्शन क्या होता है, ठीक है। आगे देखो अल्कोहल वाटर, अल्कोहल भी लिक्विड फॉर्म में, वाटर भी लिक्विड फॉर्म में, दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन का। अगला देखो सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन, सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो शुगर इन वाटर, पानी में आप शक्कर मिला देते हो, या पानी में आपने क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन का। और कॉम्बिनेशन किस किस का है, सॉलिड का और लिक्विड का। भाई शक्कर पानी में कम डालते हैं ना, पानी कैसा होता है, ज्यादा, तो एग्जाम्पल हो गया लिक्विड सॉल्यूशन का। तीसरे नंबर की बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन में भी सबसे ज्यादा तो कौन है, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, और उसी तरीके से तीन कॉम्बिनेशन लेते हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड का, ठीक है। तो पहले गैस का और सॉलिड का देखते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर मेटल सरफेस, जैसे आप देखते हो हाइड्रोजनेशन जो होता है ना, वो हाइड्रोजनेशन किसकी सरफेस पर होता है, मेटल की। आपने जनरली रिएक्शन पढ़ी है कि निकेल हो गया, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, हाइड्रोजनेशन। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो किसकी सरफेस पर एब्जॉर्ब होती है, मेटल की सरफेस पर। तो पैलेडियम यहाँ पर मेटल हो गया, जो किसका कॉम्बिनेशन है, सॉलिड और हाइड्रोजन गैस, ये किसका कॉम्बिनेशन हो गया, गैस और सॉलिड का कॉम्बिनेशन। अगला देखो लिक्विड और सॉलिड का कॉम्बिनेशन, अमलगम। अमलगम हम किसको बोलते हैं, जब भी मरकरी का किसी मेटल के साथ सॉल्यूशन बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अमलगम। और आपको पता है मरकरी एक ऐसी मेटल है जो किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। तो सोडियम अमलगम हो गया, कॉपर अमलगम हो गया, जिंक अमलगम हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। अगला देखो अलॉयस, किसका कॉम्बिनेशन है, सॉलिड सॉलिड का, ठीक है। अलॉयस किसको बोलते हैं, हिंदी में मिश्र धातु। जब दो मेटल्स आपस में मिक्स होती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, अलॉयस। और मेटल किस फॉर्म में होंगी, सॉलिड फॉर्म में, तो किसका कॉम्बिनेशन हो गया, सॉलिड सॉलिड का। अब आपसे पूछ सकता है कि ब्रॉन्ज कौन कौन सी मेटल से बना है, ब्रॉन्ज को हिंदी में बोलते हैं कांसा, ब्रॉन्ज मेडल, आपने नाम सुना है ना, ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। तो ब्रॉन्ज मेडल कॉपर और टिन से मिलकर बना हुआ होता है। और जो ब्रास है, ब्रास को हिंदी में बोलते हैं पीतल, और जो पीतल बना हुआ है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ है। तो यहां पर आपके हो गए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट